अब जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ एयर एंड एनालिसिस ऑफ फ्लू गैसेस। वास्तव में दहन प्रक्रिया में वायु की मात्रा की आवश्यकता जितनी ज़रूरी होती है उससे कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। जिससे वायु की कुछ मात्रा बॉयलर की भट्टी में गर्म होकर इस डक्ट के माध्यम से दहन में बिना हिस्सा लिए बाहर निकल जाती है। ये फिगर दिया हुआ है एक ग्राफ, इससे आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं क्या है टॉपिक, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। देखें, भाप वितरण प्रणाली के लिए चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास ASME भाप प्रणाली मूल्यांकन मानकों के साथ ऊर्जा तीव्रता बेसलाइन और सुधार को मान्य करें। अपने सबसे बड़े भाप चाल वायरलेस सेंसर जैसे डेटा सोर्स के साथ बेहतर लाभ के अवसरों का पता लगाएं। स्टार्टअप में पर्याप्त कंडेंसेंट ड्रेनेज और फ्लैश स्टीम रिकवरी के लिए ऑपरेटिंग मोड के लिए वितरण प्रणाली को संचारित करने के लिए संचारित करें। वाल्व के लिए चयनित ऊर्जा दक्षता अभ्यास करें। वाल्व के लिए अपने सबसे बड़े वाल्व के पास वायरलेस सेंसर जैसे डेटा स्रोतों के साथ लाभ के अवसरों में सुधार करें। कूलिंग टावर सिस्टम देखते हैं। इस तंत्र में पानी को ठंडा करने के लिए शीतलन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। बड़े शक्ति संयंत्रों में जहां अधिक मात्रा में ठंडा पानी करने की आवश्यकता होती है, शीतक मीनार का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है। प्रत्येक संयंत्र को जल स्रोत के पास स्थापित करना संभव नहीं होता। मितव्ययिता की दृष्टि से शक्ति यंत्रों को अब भार केंद्र के पास स्थापित किया जाने लगा है। इन संयंत्रों में शीतक मीनार द्वारा ही पानी को ठंडा किया जाता है। शीतक मीनार में शीत जल के तापमान का नियंत्रण भी किया जा सकता है। शीतक मीनार में ठंडा पानी ठंडा करने का सिद्धांत फुहार तालाब के समान ही है। अब उसकी रचना के बारे में दिया गया है, उसके कार्य के बारे में। संघनित्र में भाप को संघनित कर जो पानी गर्म होकर बाहर निकलता है उसे मीनार के ऊपरी भाग के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। ये पानी फुहार या पतली धार के रूप में नीचे गिरता है। पानी को ठंडा करने के लिए मीनार में वायु का प्रवाह या तो पानी की धारा के विपरीत दिशा में किया जाता है तथा लंब रूप में किया जाता है। मीनार में पानी का प्रभावी शीतलन करने के पश्चात वायु बाहर निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। मीनार की तली तक आने के पश्चात पानी ठंडा हो जाता है और रिजर्वोयर में एकत्रित कर लिया जाता है। अब जो टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर हैं उनकी टाइप्स के बारे में बात की गई है। दो तरह के हैं, एक तो है नेचुरल ड्राफ्ट एटमॉस्फेरिक कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स। तो देखें, जो नेचुरल ड्राफ्ट स्प्रे है वो किस तरह से काम करता है। मीनार का आकार आयताकार होता है। इसके चारों ओर झिलमिली बाड़ बनी होती है। बाड़ के रास्ते प्राकृतिक वायु मीनार अनुप्रस्थ
डायरेक्शन में बहती है और वायु पानी को ठंडा कर बाहर निकाल देती है। गर्म पानी फुहार के रूप में नोजलों से नीचे गिरता है और वायु के संपर्क में आकर ठंडा होता है। इस मीनार की क्षमता से 10 से 100 मीटर प्रति मिनट वर्ग मीटर आधार पर होती है। इसका उपयोग केवल डीजल शक्ति संयंत्रों के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग ताप शक्ति संयंत्रों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी का शीतलन एक निश्चित सीमा तक किया जा सकता है और पानी के निकास तापमान पर कोई नियंत्रित नहीं होता। ये जो अब जो है ट्रांसफर फ्लो टावर यहाँ पे शो किया गया है। अब जो मैकेनिकल टाइप के जो हैं कूलिंग टावर, उनके बारे में देखें क्या है। यांत्रिक शुरुआत शीतक मीनारों की क्षमता तथा दक्षता प्राकृतिक शुरुआत मीनारों की अपेक्षा अधिक होता है। इनके प्रयोग से निम्न लाभ हमें प्राप्त होते हैं। वायु के साथ जल की हानि कम होती है। कम फर्श क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इन मीनारों में अपेक्षाकृत अधिक ठंडा पानी प्राप्त किया होता है। वायु पंखों के प्रयोग से उच्च दाब प्राप्त होता है, जिससे मीनार की दक्षता बढ़ती है। मीनार की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम बनानी पड़ती है। अब देखते हैं फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर के बारे में। इस प्रकार की और इसके दो टाइप हैं। एक तो है फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर। इस प्रकार की मीनार चित्र में दिखाया गया मीनार की तली से वायु का प्रवेश एक बाल प्रवाह पंखे की सहायता से होता है। ये देख सकते हैं आप। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट को देखते हैं। इन मीनारों में वायु का प्रवेश जल प्रवाह के सापेक्ष विपरीत दिशा में अथवा क्रॉस दिशा में होता है। इस आधार पर इन्हें विपरीत प्रवाह प्रेरित प्रवाह मीनार तथा क्रॉस प्रवाह प्रेरित मीनार कहते हैं। इन दोनों प्रकार की मीनारों को चित्र में दिखाया गया है। अब देखते हैं कूलिंग टावर का चयन किस किस बेस पे हम करते हैं। पहला है कैपेसिटी के बेस पे, ऊष्मा को बिखेरना और उसकी फ्लो के रेट पे परिचालित प्रवाह दर Amp/Hours। दूसरा फैक्टर है रेंज, प्रक्रिया द्वारा निर्धारित सीमा। गीले वाल्व तापमान के करीब बड़े आकार के कूलिंग टावर अधिक महंगा। हीट लोड, प्रक्रिया द्वारा निर्धारित आवश्यक शीतलन को वांछित ऑपरेटिंग तापमान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिक ऊष्मा लोड,
बड़े आकार तथा शीतलन टावर की लागत। गीले बल्ब का तापमान। पानी को गीले बल्ब तापमान की तुलना में अधिक ठंडा करने के लिए ठंडा किया जाता है। टावर स्थल पर स्थित या डिज़ाइन किए गए गीले वाल्व से 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या गीले वाल्व का तापमान अस्थायी परिवेश या इनलेट से निर्दिष्ट है? ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। संबंध सीमा प्रवाह तथा ऊष्मा भार। सीमा वृद्धि के साथ बढ़ती है परिचालित जल की मात्रा। नेक्स्ट है संबंध सीमा प्रवाह तथा ऊष्मा भार। सीमा वृद्धि के साथ बढ़ती है परिचालित जल की मात्रा, ऊष्मा लोड। इनलेट पानी का तापमान बढ़ जाता है, पानी का निकास तापमान कम हो जाता है। परिणाम बड़े टावर। 7th देखते हैं संबंध दृष्टिकोण तथा गीले बल्ब का तापमान। ये दृष्टिकोण समान रहता है। गीले बल्ब का तापमान अधिक कम ऊष्मा प्राप्त करेगा, छोटे टावर की जरूरत पड़ेगी। गीले बल्ब का तापमान कम, बड़े टावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस ये कुछ जो पैरामीटर्स थे जिनके बेस पे हमें तय करना होता है कि जो बॉयलर है, कूलिंग टावर सॉरी, वो किस तरह से हमने सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं फिल्म मीडिया। फिल्म मीडिया पर गर्म पानी वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडा हो जाता है। इससे बिजली की खपत पर फर्क पड़ता है। कुशलता से डिज़ाइन किया गया फिल्म मीडिया पंपिंग लागत को कम करता है। ठंडे पानी के उपचार। 9th है पंप एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठंडे पानी के उपचार से सांद्रता के चक्र में वृद्धि से पानी को कम करने में मदद मिलती है। अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत उपयोग में बचत। बहाव खत्म करने वाले स्थापित करें। बहाव हानियों में 0.02% से घटकर केवल 0.003% तक करें। फैन एंड मोटर। पंखे के द्वारा दाब हानि तथा सिस्टम प्रतिरोध को कम किया जाता है, जिसका प्रभाव विद्युत खपत पर पड़ता है। पंखे की दक्षता ब्लेड प्रोफाइल पर निर्भर करती है। धातु के पंखे को FBR ब्लेड से बदलें। 20 से 30% की बचत। एरोडायनामिक प्रोफाइल के ब्लेडों का प्रयोग करें। पंखे की दक्षता 85 to 92% होगी। कंट्रोल VFD का उपयोग करने से क्षमता बढ़ जाएगी।
आरटीसी लोड डिमांड के साथ पीएलसी को सिंक्रोनाइज करने में क्षमता, लाइफ रखरखाव, कीमत में कमी तथा ज़्यादा ऊर्जा बचत में सुधार होगा। इसे दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिक्रियाशीलता की तुलना में सक्रिय होना बेहतर है। कूलिंग टावर में अब बचत के जो तरीके हैं इनको देखते हैं और फिर इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। क्या है कूलिंग टावर में ऊर्जा बचत के उपाय? सुझाव: समग्र शीतलन की जांच करें तथा विषयों की आधार रेखा स्थापित करने के लिए सिस्टम में किसी भी असामान्य आवाज़ को सुनें। हाथ से काम शुरू करने से पहले अपनी सुरक्षा तथा अन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित नियमों का पालन करें तथा मोटर को बंद कर दें। 3. सिस्टम को संभावित दोषग्रस्त सामग्री से मुक्त रखने के लिए छन्नी से मलबे को साफ करें। अधिक क्षमता बढ़ाने से बचने के लिए जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें तथा भरने वाले हिस्से में सूखे भाग की जांच करें। यदि सतह पूरी तरह से गीली नहीं है तो दरारें तथा अवरोध के लिए नलिकाओं को चेक करें। साफ जल प्राप्त करने एवं गंदगी को सिस्टम से इकट्ठा होने से बचाने के लिए टावर ड्रेन के माध्यम से ठंडे पानी के बेसिन से गंदगी तथा मलबे को हटाएं। बेसिन स्वीपर पाइपिंग स्वचालित प्रणाली को भी साफ करने के लिए लगाएं। पानी के संरक्षण तथा हवा के प्रवेश को कम करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि पानी का लेवल एक लेवल तक होना चाहिए। पानी में ठोस पदार्थों को घुलने से बचाने के लिए स्थानीय जल गुणवत्ता तथा बाष्पीकरण दर नियम के अनुसार पानी से निकलने की दर को समायोजित करें। बेड संचालित प्रणाली पर अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बेल्ट पर पड़ने वाले तनाव को दूर करें। नेक्स्ट है गियर चालित प्रणाली का निर्माता के अनुसार समय समय पर अनुरक्षण करें। कम से कम समय में हर 3 महीने में पंखे की शाफ्ट को लुब्रिकेट करें तथा मासिक रखरखाव को समाप्त करने के लिए स्वचालित बियरिंग इस्तेमाल करें। तो गाइस ये जो हमारा था जो थर्मल पावर में एनर्जी कंजर्वेशन उसको आज हमने ख़त्म किया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कि जब मकानों को बनाने से पहले जो गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो रूल्स तय किए हुए हैं उनके बारे में कोड क्या कहता है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
तो गाइस इसमें 10 यूनिट दी गई हैं, जिसमें हमने 4 यूनिट ख़त्म कर दी। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वासिफ और आज के इरिगेशन की क्लास में एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हम बात करेंगे जो पिछले टॉपिक में हम बात कर रहे थे थर्मल पावर में एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तो आज बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक वायु, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक एयर एंड एक्सेस एयर ऑफ कंबशन। देखें क्या है। बहुत अधिक तथा बहुत थोड़ा ईंधन उपलब्ध दहन वायु के साथ परिमाण अधजला ईंधन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। क्या कह रहे हैं? बहुत अधिक तथा बहुत थोड़ा ईंधन उपलब्ध दहन वायु के साथ का परिमाण अधजला ईंधन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। सही दहन के लिए निश्चित ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता होती है तथा पूरे दहन के लिए कुछ अधिक वायु की मात्रा आवश्यक होती है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर जो कंबशन है तो उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या रिजल्ट होगा? ईंधन हो सकता है पूरी तरह से जो इफ़िशियंसी है पूरी इफ़िशियंसी के साथ ना जले। और लेकिन अगर हमें इसको फिक्स करना है तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और इनफ अमाउंट में। हालांकि बहुत अधिक वायु की मात्रा का परिणाम ऊष्मा, तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो एप्रोप्रिएट अमाउंट में हमें जो ऑक्सीजन है वो चाहिए होती है। लेकिन अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो जो कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ कंबशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके नतीजे में जो एनर्जी लॉस है या फिर जो हीट लॉस है, थर्मल लॉस, वो होते हैं। ये इस फिगर से समझाने की कोशिश की गई है। स्टोइचियोमेट्रिक कंबशन देखते हैं क्या होता है। बॉयलर भट्टी की दक्षता दहन सिस्टम की दक्षता पर निर्भर करती है। किसी भी ईंधन के संपूर्ण दहन के लिए वायु की मात्रा उस ईंधन में मौजूद विभिन्न संघटक जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर आदि पर निर्भर करती है। वायु की ये मात्रा स्टोइचियोमेट्रिक वायु कहलाती है। एक आदर्श दहन प्रक्रिया में 1 किलोग्राम ऑयल को जलाने में 86% कार्बन, 12% हाइड्रोजन तथा 2% सल्फर प्राप्त होती है तथा इसके लिए 14.1 किलोग्राम वायु की मात्रा की आवश्यकता होती है। ये वायु की वो कम से कम मात्रा है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर वायु तथा ईंधन को बर्नर द्वारा जलाया जाए तो दहन बिल्कुल नहीं होगा। दहन के बाद हमें CO2 और जल, सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं तथा नाइट्रोजन के साथ मिलकर चिमनी के द्वारा
वायु में चले जाते हैं। जो कंबशन के जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है वो जो है तो वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और CO2। ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस एयर एंड कंबशन, दहन के लिए अनुकूल अधिकतम वायु, वो ऑक्सीजन की मात्रा जो उसकी कंबशन के लिए प्रति 1 किलोग्राम तेल ईंधन को पूरी तरह से दहन करने के लिए 14.1 किलो kg की आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मिक्सिंग मिलाना कभी सही नहीं होता। थोड़ी सी वायु की अधिक मात्रा से पूरी तरह से दहन हो जाता है, परंतु ये सुनिश्चित हो जाए कि तेल ईंधन की संपूर्ण ऊष्मा उत्पन्न हो गई है। अगर वायु की अधिक मात्रा है तो पूरी तरह से दहन के लिए जो चाहिए उसे अंदर जाने दें। वायु की अधिक मात्रा को चिमनी के तापमान तक गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की हानि होगी। इसका परिणाम ये होगा कि स्टेक हानियाँ बढ़ जाएंगी। कम वायु के